सुप्रभात दोस्तों। मैं दीपक कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ के एग्रीकल्चर पार्ट के साथ बहुत सारे प्रश्न और उत्तर, और जिसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे और वो भी प्रूफ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर, और वो भी क्लास टेंथ जिसमें हम लोग सारे उसके सारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो कि ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि हम लोग को चैप्टर के पहले ही पेज में दिया हुआ है। और इसका आंसर जो है, ए टाइप ऑफ फार्मिंग विच प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल patches of land with the help of primitive tools like how, dao and digging stick and spades. It is a slash and burn agriculture. No fertilizer are used. Trees or crops are cut and clear. The remains are burned so that as provided nutrients. ओके और इसको अगर हम लोग हिंदी में भी जानना चाहें तो हिंदी में भी जान सकते हैं कि ऐसे प्रकार की खेती जो कि कम जगह के ज़मीनों पर अभ्यास किया जाता है, और जिसको हम लोग कुछ प्रिमिटिव यानी पुराने पुराने प्रकार के टूल्स से हम लोग करते हैं। जैसे कि हैव जो है, जिसको HOE होता है, जिसको हम लोग कुदाल बोलते हैं, और डैव होता है, और इसको डिगिंग स्टिक्स, जिसको खोदने का भी स्टिक्स को बोलते हैं। और ये स्लैश एंड बॉन्ड एग्रीकल्चर है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने जो भी हम अनाज उपजाते हैं उसको काटने के बाद उसको हम लोग जला देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लैश एंड बॉन्ड एग्रीकल्चर। और इसमें फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो यूज़ भी नहीं होते हैं। जैसे कि ट्रीज और क्रॉप्स आर कट एंड क्लियर, द रिमेन्स आर बॉन्ड सो डैट एज प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। यही होता है कि इसमें जो भी हम लोग इसको जलाते हैं, ये हमारा एक ऐश का राख का रूप लेता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड्स करता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन होता है, ऑन विच डज द फार्मर डिपेंड्स इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर्स जो होते हैं किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट वन हो जाएगा सबसे पहले में, इन दिस फार्मिंग फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स आर डिपेंडेंट्स ऑन मानसून and natural fertility of the soil and suitability of other environment condition. It means जो फार्मर्स जो होते हैं मानसून्स पे डिपेंड करते हैं, और नेचुरल जो फर्टिलिटी होता है सॉइल का, उस फर्टिलिटी के अनुसार, और जो भी उसके आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उस पर डिपेंड्स करते हैं ये फार्मर। ओके एंड द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज झूमिंग। झूमिंग इज स्लैश एंड बॉन्ड एग्रीकल्चर विच इज knowing different and in one and another name in states, जैसे कि मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। इसका मतलब ये होता है कि झूमिंग जो है एक स्लैश एंड बॉन्ड एग्रीकल्चर है, जो कि एक से दूसरे जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मिल्पा हो गया, मिल्पा को हम लोग इसको मैक्सिको में हम लोग मिल्पा के नाम से जानते हैं, और सेंट्रल अमेरिका में भी मिल्पा के ही नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4th नंबर, व्हाट इज एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो होता है द टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, हायर डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक्सटेंसिव का मतलब से ही पता चल रहा है कि ये जो है बड़ा, यानी कि बहुत ही बड़ा, इसका जो हम लोग निकाल रहा है, इसका जो भाव निकल रहा है वो बहुत ही बड़ा टाइप का निकल रहा है। इसका मतलब जो होता है बहुत ही बड़ा टाइप का जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको क्या होता है, तो इसका हो जाएगा द ऐसे प्रकार का फार्मिंग जो कि हम लोग बड़े प्लॉट्स पे करते हैं, बड़े बड़े ज़मीनों पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, और जो लैंड पे होता है बहुत सारे प्रेशर डाला जाता है, जिस पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेबर किया जाता है, और उस पर बहुत सारे बायोकेमिकल इनपुट्स को भी उस पर हम लोग छिड़कते हैं, और उस पर बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर उस पर हम लोग इरिगेशन करते हैं, यानी कि
उसमें पानी डालना पड़ता है ताकि जो उसमें से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा अनाज को उपजा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। तो जान ले कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। एक ऐसे इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप और सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। यानी कि एक ऐसे प्रकार का जो खेती है जिसको हम लोग एक ही प्रकार के अनाज को उगाते हैं जो कि एक बहुत ही लार्ज स्केल पे उपजाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और जो बहुत ही मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका है, इन दिस फार्मिंग द यूजेज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स HYP seeds are used, chemical fertilizer, insecticides and pesticides in order to higher productivity। मतलब इसका मतलब भी जान लेते हैं कि जब इसको हम लोग उपजाते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स को डालते हैं और उसमें HIP हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं जो कि उसमें के इंसेक्ट्स को मारने में मदद करता है। पेस्टिसाइड्स भी इंसेक्ट्स को मारने में मदद करता है पेस्टिसाइड्स, और इसके द्वारा हम लोग अच्छे प्रकार के प्रोडक्ट्स को पा सकते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ऑफ इंडिया, असम, नॉर्थ बंगाल एंड कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका के इन सारे जगहों में कौन सा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांटेशन क्या क्या होता है। तो इंडिया में हम लोग जान लें कि सबसे पहले टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांटेशन होते हैं, जो कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर का, और शुगर केन, ईख का, और बनाना का, जो कि बनाना जो है केला यानी कि सभी लोग खाते हैं, इसका हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। और असम और नॉर्थ बंगाल में जो होते हैं वो ज़्यादा करके टी होते हैं, ज़्यादा करके उसमें चाय की ही खेती होती है, यानी कि उसमें मुख्य खेती सिर्फ चाय की ही होती है। कर्नाटका में हम लोग ले लें तो उसमें सिर्फ कॉफ़ी की ही बहुत ही सबसे ज़्यादा उसमें उसी सिर्फ कॉफ़ी की ही वहाँ पर मुख्य, और उसका मुख्य सिर्फ अनाज वहीं पे उपजाया जाता है जो कि कॉफ़ी है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट इज़ रबी क्रॉप। ये तो सभी लोग जानते हैं कि रबी क्रॉप क्या होता है। दोज क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून आर नोन एज रबी क्रॉप। यानी कि ऐसे क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में से यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक उसको हम लोग उपजाते हैं, और उसको अप्रैल से लेकर जून तक हम उसको काटते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आ जाएगा राइस, वीट, बैरली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये जो है ये हम लोग सिर्फ विंटर में ही इसको हम लोग उपजाते हैं, इसलिए इसको हम लोग रबी के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज खरीफ क्रॉप। These crops which are grown with onset of monsoon in different part of the country and harvested in September October। जैसे कि राइस, मेज, बाजरा, मूंग, उड़द, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ये सारे ऐसे ये सारे इत्यादि जो हैं इसमें क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं, और राइस को हम लोग जानते हैं। ये सारे चीज़ हैं, और एक थोड़ा सा ऊपर में हम लोग करेक्शन करेंगे, जो कि हम लोगों ने लिख लिया है रबी क्रॉप्स में राइस को। राइस जो होता है ये हमारा इस रबी क्रॉप नहीं है, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है। और खरीफ क्रॉप क्या है अभी हम लोग जाना भी है, और इसको हम लोग नोट्स में भी अभी लिख चुके हैं। Now the next question is which are the main crop of paddy कर लेते हैं, grown in असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कौन से क्रॉप्स जो होते हैं, पैडी के कौन से क्रॉप्स जो हैं असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हम लोग उपजाते हैं, और वे कौन से मुख्य क्रॉप हैं। तो मुख्य क्रॉप हो जाएंगे AUS, ओस, अमन और बोरो। यही जो है 3 क्रॉप्स हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, व्हाट इज जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स क्या होते हैं? जैद क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ known as Jade season and the crops grown in this season are known as Jade crops। इसका एग्जांपल्स हो जाएंगे वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे क्रॉप्स जो जैद और खरीफ के बीच में, उन दोनों क्रॉप्स के सीजन्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, क्योंकि उन सीजन्स, दोनों सीजन्स के बीच में जो सीजन आता है उसी बीच में हम लोग ये क्रॉप्स को उपजाते हैं। और वो क्रॉप्स जो होते हैं एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं कि वाटरमेलन जो होता है, मस्कमेलन और कुकुम्बर, वेजिटेबल और फॉडर क्रॉप्स, जो कि खरीफ क्रॉप्स के पहले हम लोग इसको ज़्यादा करके ये उपलब्ध रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12th नंबर। और 12th नंबर क्वेश्चन है ऑन विच थिंग द क्रॉप ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंड। इसका मतलब कि किस चीज़ों पे होता है हमारे क्रॉप्स होते हैं, किस चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। फर्स्ट टाइप्स हो जाएंगे, द फर्स्ट वन इज, जो हमारे क्रॉप्स जो होंगे, क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंड्स ऑन वेरिएशन इन सोयल। सोयल में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस हो जाएंगे। उसका क्लाइमेट्स हो सकता है एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, और किस प्रकार के कल्टीवेशंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर ये जो है डिपेंड्स कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 नंबर, विच इज व्हाट आर द मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में मेजर क्रॉप्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं जिसको हम लोग उपजाते हैं। तो मेजर क्रॉप्स हो जाएंगे यहाँ पे, मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट्स जो होते हैं। यही सारे जो चीज़ जो हमारा क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे उपजाए जाते हैं। राइस, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ राइस। राइस की क्या 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 प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको बारे में बताएंगे, जैसा कि हमने ऊपर में भी देखा हुआ है, इट इज़ ए खरीफ क्रॉप्स, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि इसके पास हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए, उसके संग संग इसमें ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब जो होता है हॉट एयर लाइक, जिसको हम लोग उमस भी बोलते हैं। इट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसको 100 सेंटीमीटर्स की एनुअल बारिश चाहिए। एंड द नेक्स्ट, और उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स जो है, इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एंड जो इसका प्रॉपर्टी जो होता है, यानी कि नॉर्थन प्लेन्स में ये ज़्यादा करके और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको ज़्यादा करके उपजाया जाता है, और वहीं पे ये ज़्यादा करके उपजते भी हैं। कोस्टल, जो कि कोस्टल एरियाज भी होते हैं और डेल्टाइक रीजन्स भी होते हैं। और उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसा इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि इंडिया जो है चाइना के बाद सेकेंड प्रोडक्शन करने वाला है इस चीज़ इस क्रॉप का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने में ये दूसरा स्थान इंडिया का आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हीट। जैसे कि पहले भी पढ़ा हमने, व्हाट इज़ व्हीट एंड व्हाट इज़ रबी क्रॉप्स। एंड रबी क्रॉप से मैंने पाया कि एक व्हीट जो है एक रबी क्रॉप्स है, सो दिस इज रबी क्रॉप्स फर्स्ट प्रॉपर्टीज। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप, और ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप है। इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ए ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। इसका मतलब जो होता है, रिपनिंग मतलब होता है पकना, जो ये इसको कूल इन्वायरमेंट्स में चाहिए,
उगने के समय में, और ब्राइट सनशाइन चाहिए। और द फूड्स रिक्वायरमेंट्स है जो इसका है, इट रिक्वायर 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल, यानी कि 50 से 70 का जो एनुअल इसको बारिश चाहिए, यानी कि इसका पानी जो होता है जो 50 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यानी कि जो मेजर यानी कि सबसे ज़्यादा में प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो होते हैं वीट के, वो कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ पर के वीट का प्रोडक्शन होता है फर्स्ट में आता है, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि पंजाब में ज़्यादा होता है, हरियाणा में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, बिहार में होता है, राजस्थान में होता है और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी इसको उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है। मिलेट्स का हिंदी भी आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। मिलेट्स का मतलब होता है जौ और बाजरा। मिलेट्स जो होते हैं जौ और बाजरा को हम लोग बोलते हैं। चलिए फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, इट इज नोन एज ए कोर्स ग्रेन। इसको हम लोग कोर्स ग्रेन में भी कोर्स ग्रेन्स के नाम से जानते हैं, जो कि ज़्यादा करके लाभदायक नहीं है। इसको हम लोग हालांकि इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन इसको हम लोग कोर्स ग्रेन्स में लेकर के आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इट इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रॉ फेज। चलिए मैंने अभी बताया ना, जैसे कि इसमें न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम लोग इसको कोर्स ग्रेन में लेकर आते हैं। वेरी रिच आयरन, आयरन में होता है इसका बहुत ही रिच, कैल्शियम होते हैं और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी होते हैं और रॉ फेज में भी होते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के मुकाबले में लिया जाए, ये तीसरा सबसे मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है। और इसका चौथा प्रॉपर्टी, इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई रेनफॉल एंड मॉइस्चर। और इस क्रॉप्स को उपजाने में हमें बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, जैसा कि हमने उसमें इसके पहले पढ़ा हुआ था खरीफ और रैन में, उसमें एक में 50 to 70 था और एक में 100 सेंटीमीटर था, लेकिन इसको जो है बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए, यानी कि मीन्स इट्स इन द रेंज ऑफ 100 सेंटीमीटर और एबव रेनफॉल, और इसको मॉइस्चर भी चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा उपजाने वाला ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है। तो फर्स्ट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये जो है इन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा करके हम लोग ज्वार को उपजाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। बाजरा के सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। राजस्थान एंड फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। राजस्थान में भी बहुत सी ज़्यादा इसकी बाजरा का खेती होता है, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में भी बहुत ही ज़्यादा तौर पर इसकी खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, वेयर डिड द बाजरा ग्रोज। बाजरा कहाँ पर उपजाया जाता है और कहाँ पर उपजाया जा सकता है। सो आंसर इसका होगा ऑन सैंडी सॉइल एंड सैलो ब्लैक सॉइल, यानी कि जहाँ पर बालू जैसे बालू जिस जिस सॉइल में बालू का कण होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट टाइप का होता है, और सैलो ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल्स में भी इसको हम लोग ज़्यादा करके उपजाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर आर रागी ग्रोन। 21 नंबर क्वेश्चन है, रागी इज अ ड्राई रीजन क्रॉप विच आर ग्रोन वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। यानी रागी जो होता है एक ड्राई प्रकार का ड्राई रीजन क्रॉप्स है, जो कि हम लोग लगभग सारे सॉइल्स में उगाते हैं, जैसे कि रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, सैलो और ब्लैक सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। रागी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा है, उसको स्टेट्स में ले लेंगे, जैसे कि कर्नाटका हो जाएगा,
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, जो कि तमिलनाडु में भी होता है, और कुछ पार्ट्स जो होते हैं कुछ आउट ऑफ द, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कुछ पार्ट्स इसका, कुछ पार्ट्स में हिमाचल प्रदेश के कुछ ही पार्ट्स में, उत्तर प्रदेश के कुछ ही पार्ट्स में, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, और ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रागी। लास्ट स्टेप्स में लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रागी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश भी बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा तौर पे यहाँ पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैज। मैज की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। मैज हम लोग जाते हैं ना, भुट्टा जिसका भी हम लोग खाते हैं वही है मैज। चलिए इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉर्डर, जिसको हम लोग खाना के भी रूप में भी लेते हैं और इसको हम लोग चारा के रूप में भी इसको लेते हैं। और सेकंड नंबर में आते हैं, इट रिक्वायर्स 21 डिग्री कैल्शियम 27 डिग्री कैल्शियम टेम्परेचर। इसमें जो होता है 21 डिग्री कैल्शियम होता है, और कैल्शियम इसमें जो 27 डिग्री इसमें का 27 डिग्री इसका टेम्परेचर इसको नीडेड होता है। और थर्ड रिक्वायरमेंट्स और इसका प्रॉपर्टीज जो है, मेजर स्टेट्स ऑफ ग्रोइंग मैज आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन जगहों पे ये बहुत ही ज़्यादा तौर पे उपजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पल्सेस। दाल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। दाल में हम लोग ले लें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है, सबसे ज़्यादा उपजाता भी है और सबसे ज़्यादा यहाँ का पल्स जो है ये खाता भी है। और सेकंड नंबर में सेकंड प्रॉपर्टीज है, इट इज़ ए मोर सोर्स ऑफ प्रोटीन इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन ग्राम, यानी कि जो इसमें जो होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है। एंड थर्ड नंबर जो है, इट रिक्वायर्स लेस मॉइस्चर कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, और जो ये इसका जो पेड़ जो पौधा होता है वो ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है और इसको बहुत ही कम मॉइस्चर्स की ज़रूरत होती है। चौथे नंबर पे इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ पल्सेस स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और जो इसमें मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो यही हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और आपके लिए मैं एक नोट देना चाहता हूँ। नोट ये है कि जो पल्स होता है वो पल्स एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है, जो कि ये हम लोग को प्रोवाइड करता है मोर न्यूट्रिएंट्स इन द लैंड और सॉइल। क्योंकि जो क्या होता है, जब हम लोग अरहर दाल को रोपते हैं, ये क्या करता है, ये हम लोग को इस अपने सॉइल के अंदर एक ऐसा राइबोजियम नाम का एक उसके पास एक इंसेक्ट्स टाइप्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। It provides more nutrients in the land or soil. It fixes the nitrogen by rhizobium mainly by अरहर plants, यानी कि अरहर प्लांट्स के द्वारा जो होता है इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ताकि इसमें का जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में बरकरार रहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पल्सेस इज यूज्ड टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू सॉइल टू रिस्टोर फर्टिलिटी। सो अभी भी मैंने आपको नोट के तौर पे दिया। सो हम लोग जान लेते हैं, अरहर दाल जो होता है इसको पल्स जो होता है इज यूज टू फिक्स्ड नाइट्रोजन। ओके, अरहर दाल जो होता है उसको फिक्स करने में मदद करता है, जो कि हम लोग
फ्रॉम एयर इनटू सॉयल, यानी कि एयर से उसको हम लोग सॉयल में रिस्टोर करते हैं उसकी फर्टिलिटी को। और उसमें लिखा है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रोटेटिंग प्लांट टू फिक्स फर्टिलिटी। और जो अरहर दाल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्लांट्स को, हमारे सॉइल को फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर केन। शुगर केन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। शुगर केन का फर्स्ट प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। इट इज एट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी कि एट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। और सेकंड में आता है इट रिक्वायर्स 21 to 27 डिग्री टेम्परेचर, इसको 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसका रिक्वायरमेंट्स होता है। इट रिक्वायर्स 25 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एज एनुअल, इसको वार्षिक रूप से 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा चाहिए। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल, और सिर्फ एक वैरायटी ऑफ किसी वैरायटी के सॉइल्स पे भी इसको उपजाया जाता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन, और जो इंडिया जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। और 6 नंबर इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गर, जैगरी, खांडसारी एंड मोलासेस, और ये एक बहुत ही मुख्य सोर्स है शुगर का, चीनी का। गर जो होता है मीठा होता है, और ये जो जैगरी है, खांडसारी है, और मोलासेस का है। और सेकेंड इसका 7 नंबर में प्रॉपर्टीज द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, यानी इट मीन्स ये इन जगहों पे बहुत ही ज़्यादा तौर पे उपजाया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी कौन है। शुगर कैन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट नंबर में ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इन 2008 के अनुसार इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किस चीज़ का, ग्राउंडनट, पूरे दुनिया में। सेकेंड नंबर 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्स एरिया इज कल्टिवेटेड बाई ऑयल सीड्स, यानी कि 12% जो होते हैं पूरे अनाज के क्रॉप्स के क्या होता है, ऑयल सीड्स से ही उपजाए जाते हैं। थर्ड नंबर इन रेप सीड्स प्रोडक्शन इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 208, यानी कि 208 के अनुसार जो ये इंडिया जो है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जिसमें कौन था सबसे पहले, कनाडा, और सेकंड में था चाइना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 नंबर व्हाट आर द मेन ऑयल सीड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे मुख्य ऑयल सीड्स क्या है, लेते हैं मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सेसामम, जिसको तिल भी बोलते हैं, सोयाबीन और कैस्टर सीड्स। ये जो है बहुत ही मुख्य इसके इंडिया के ऑयल सीड्स हैं। उसके साथ साथ कॉटन सीड्स भी हैं, लिन सीड्स भी हैं एंड सनफ्लावर सीड्स भी हैं। नाउ द 13 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टी। टी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारे प्रॉपर्टी जो है इंडिया बेस्ड ही बताए जाएंगे। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल भी है। टी जो है प्लांटेशन में आता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, सबसे पहले ब्रिटिश जो है सबसे पहले चाय की शुरुआत उन्होंने ही की, और चाय के द्वारा वो सबसे पहले वो यहाँ पर करते हैं और बहुत सारे चीज़ों को उपजाते भी हैं। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर इसका प्रॉपर्टीज है इट रिक्वायर्स वार्म एंड मिस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। इसमें वार्म इसका गर्माहट होनी चाहिए और मिस्ट फ्रॉस्ट टाइप का क्लाइमेट इसमें होना चाहिए। इसमें छिड़काव टाइप का, हम लोग इसको टी में ज़्यादा करके हम लोग इसको डायरेक्ट वाटर इरिगेशन नहीं करते हैं, बल्कि इसमें फ्रोजन टाइप का बूंदा बूंदा जो होता है उस टाइप का हम लोग इसमें छिड़काव करके इसको पानी देते हैं। इट नीड्स डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉयल, इसमें बहुत ही डीप और फर्टाइल
इसका सॉइल होना चाहिए जो कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल्स में ही उपज सकता है टी। सो एंड इसका फिफ्थ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम। मेजर जो प्रोड्यूसिंग जो ज़्यादा उपजाने वाले स्टेट्स हैं वो हैं असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। इन सारे जगह में ये ज़्यादा करके उपजाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन प्रोड्यूसिंग टी? टी को प्रोड्यूस करने में इंडिया का क्या मुख्य रोल है इसका? इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर आफ्टर चाइना एंड तुर्की। यानी कि सबसे पहला चाइना था, फिर उसके बाद तुर्की आया और थर्ड में है हमारा इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉफ़ी? कॉफ़ी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी विशेषताएं क्या है? पहला में है इसका इंडिया प्रोड्यूसर 32% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी इन 208। यानी कि सबसे ज़्यादा जो 32% जो है इंडिया सिर्फ कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड के लिए। इट इज़ नोन एज गुड क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी। और जो इंडिया का कॉफ़ी जो होता है वो गुड क्वालिटी का होता है। एंड दिस इज अरेबिका वैरायटी विच वाज ब्रॉट फ्रॉम यमेन। और जो हमारे इंडिया में जिस प्रकार का कॉफ़ी जो उपजाया जाता है उसको हम लोग अरेबिका नाम से जानते हैं जो कि यमेन से लाया गया था। फोर्थ नंबर इसका जो है वो है इट इज़ कल्टिवेटेड इन बाबा डूडान हिल एंड इवन टुडे कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और जो इसको जो है बाबा डूडान हिल्स में भी उगाया जाता है और आज के दिनों में नीलगिरी और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसको उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर क्या है? इन दिस क्रॉप द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन। हॉर्टिकल्चर जो होता है इसमें फ्रूट्स यानी कि फल और सब्जियां को उपजाया जाता है। फर्स्ट में लेते हैं मैंगोज। और इसमें देख लेते हैं मैंगोज कहाँ कहाँ ज़्यादा उपजाया जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में मैंगोज को बहुत ही ज़्यादा तौर पर उपजाया जाता है। ऑरेंज, सेकंड में ऑरेंज को लेते हैं। ऑरेंज जो होता है नागपुर, चिरापुंजी। ऑरेंज को ज़्यादा करके नागपुर और चिरापुंजी में ही उपजाया जाता है। बनाना को केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ही ज़्यादा करके उपजाया जाता है। लीची को हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में उपजाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा। गुआवा, अमरूद को उत्तर प्रदेश और बिहार में ही। पाइनएप्पल को सिर्फ मेघालय में। एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वालनट्स ये जो हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में ही ज़्यादातर उपजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसमें है 8 नंबर में है ग्रेप्स को हम लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ज़्यादा तौर पे उपजाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में हाउ मच डज द इंडिया प्रोड्यूसेस ऑफ वेजिटेबल ऑफ वर्ल्ड, व्हाट आर दे? यानी कि कौन कौन से इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स कितना मतलब उपजाया जाता है और कहाँ पे ज़्यादा उपजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स इंडिया प्रोड्यूसेस पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। यानी कि लगभग 13% जो होता है वेजिटेबल्स का इंडिया प्रोड्यूस करता है। और जिस वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करता है वो है पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर? रबर की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप्स है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इट इक्वल 25 डिग्री एबव टेम्परेचर। 25 डिग्री से ऊपर इसको टेम्परेचर चाहिए। इट नीड मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। रबर को लगभग और 200 से ज़्यादा इसको वार्षिक रेनफॉल चाहिए, वर्षा चाहिए
दे मेनली ग्रोन इन केरला, जब सबसे ज़्यादा ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स ऑफ मेघालय में ज़्यादा करके इसको उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रोड्यूसिंग रबर। रबर को प्रोड्यूस करने में इंडिया का क्या रोल है और कौन सा रैंक है। 2010 और 2011 के हिसाब से इंडिया जो है 4th रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ फाइबर विच आर जूट, हेम्प एंड कॉटन एंड नेचुरल सिल्क। फाइबर्स जो होते हैं सिर्फ इतना ही प्रकार के होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर हम लोग बहुत ही पहले भी पढ़ चुके होंगे। सेरीकल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोड्यूस रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर नोन एज सेरीकल्चर, जिससे हम लोग सिल्क बनाते हैं। और जो सिल्क जो होता है किससे आता है, सिल्क वॉर्म से आता है, और उसी को हम लोग रियर करके हम लोग सिल्क फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी प्रोडक्शन को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। नाउ द 39 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। कॉटन की क्या क्या विशेषताएं हैं। कॉटन ग्रोज इन ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन, सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इसके पहले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉटन कहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपजाया जाता है। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल, और इस कॉटन को जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इन मीन्स हाई टेम्परेचर चाहिए, और लाइट यानी कि थोड़ा मध्यम और कम मात्रा में भी इसको रेनफॉल इसके लिए उपयोग होता है। एंड नाउ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनसाइट फॉर इट्स ग्रोथ इज रिक्वायर्ड, यानी कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसके लिए उपयोगी है और इसके लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्राइट सनलाइट भी इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। यह एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप क्या है हमने अभी भी पढ़ा है। और फिफ्थ नंबर रहता है, फिफ्थ नंबर में है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही इसके बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एज कॉटन। इंडिया का क्या पोजीशन है कॉटन को उत्पादन करने में। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया जो है कॉटन प्लांट का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है, और इसको हम लोग ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स भी नाम से भी जाना जाते हैं। और जो सेकंड नंबर है 2008 के अनुसार इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो है इसको हम लोग दूसरा स्थान देते हैं। इंडिया तो इसका दूसरा स्थान है। और जो कॉटन जो है 6 to 8 months इट टेक्स 6 to 8 months टू मैच्योर। ये 6 से 8 महीना मैच्योर होने के लिए इसके ज़रूरी है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, और जो कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जूट। जूट की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका आंसर में ले लेते हैं, इट्स नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाने जाते हैं। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोथ, और जो इसके ग्रोथ के समय हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इट इज़ यूज, थर्ड नंबर, इट इज़ यूज इन मेकिंग गन्नी, बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपर्स एंड अदर्स आर्टिफैक्ट्स। जिसको जूट को बनाने के लिए बहुत ही चीज़ों को ज़रूरत होती है, जो कि रोप्स है, यार्न, कार्प्स, बैग्स, मैट्स etc हैं। फोर्थ नंबर में, इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल,
in the flood plains where soil are renewed every year। यानी कि जूट उस स्थान पे उस सॉइल पे उपजाए जाते हैं जहाँ पे फ्लड प्लांट्स जो होते हैं, बाढ़ की पानी अक्सर आया जाया करते हैं और हर एक साल वहाँ का जो सॉइल जो होता है रिन्यू हुआ करता है, उन्हीं जगह पे ज़्यादातर इसे उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, व्हाट परसेंट डज द फार्मर अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में कितने प्रतिशत फार्मर्स जो हैं उपलब्ध हैं? तो लगभग 60% जो हैं लोग सिर्फ फार्मर्स हैं इंडिया में, और लोग जो हैं अलग अलग व्यवसाय करते हैं। नेक्स्ट नंबर है, व्हाट वेर द प्रायोरिटी गिवन टू इंडियन फार्मर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन फार्मर्स को क्या क्या स्वतंत्रता दी गई हैं? इंडिपेंडेंस, ए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड एब, और जो इंडिया के द्वारा जो भी प्रायोरिटी जो मिले हैं इंडियन फार्मर्स को, वो ये हैं कि कैप्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स दिया गया है, कॉर्पोरेशन एंड एबलाइजेशन ऑफ, जमींदारी से इसको इनकी बहुत सारे उन लोगों को छुटकारा भी मिली हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 नंबर, हाउ डिड द लैंड वेयर फ्रैगमेंटेड। लैंड को कैसे फ्रैगमेंटेड किया गया था? लैंड वेयर फ्रैगमेंटेड ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो था उसके द्वारा लैंड को फ्रैगमेंटेड किया जाता था। यहाँ पे फ्रैगमेंटेड का जो अर्थ है, फ्रैगमेंटेड का अर्थ जो है यहाँ पे अंश और इसका विभाजन है। द लैंड वेयर फ्रैगमेंट, कैसे लैंड जो है विभाजित होते हैं? लैंड इस प्रकार विभाजित होते हैं क्योंकि जो एक आदमी जो होता है उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 या 3, तो 3 जगह में उसको बांटा जाता है, जिसके कारण जो होता है लैंड्स जो होते हैं एक जगह से बहुत ही दूसरे टुकड़े में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 45 नंबर, व्हाट वेर द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट। कौन कौन से लॉज जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए? दिस गवर्नमेंट लॉन्चेज ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन। और जो भी सरकार के द्वारा फॉर्म्स जो और एक्ट्स, बहुत सारे फॉर्म्स जो दिए गए और लॉज बनाए गए जो कि थे, ग्रीन रेवोल्यूशंस उसमें दिया, पैकेज दिया, टेक्नोलॉजी इसमें मिली, और वाइट रेवोल्यूशंस को भी इसमें लाया गया है। गवर्नमेंट्स ने ही, सिर्फ गवर्नमेंट ने ही, जैसे कि लिखा है, दिस गवर्नमेंट्स लॉन्च ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी के अनुसार उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशंस को किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया और वाइट रेवोल्यूशन को भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर, व्हाट वेयर द कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। कि कौन कौन से कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम क्या हुए, स्थापित किए गए और लाए गए? द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आर प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट्स, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in the direction. KCC, Kisan Credit Card, and Personal Accidental Insurance scheme PAIS are launched by government। अगर इसका हिंदी अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो जैसे कि कौन कौन से कॉम्प्रिहेंसिव जो होते हैं लैंड प्रोग्राम्स जो थे, क्या क्या सरकार के द्वारा और जो भी थे क्या क्या लॉन्च किए गए। तो जैसे कि इसमें मेंस, अगर मेन अगर हम लिखना चाहें, अगर इस क्वेश्चन का आंसर, तो हम लिख सकते हैं KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, एंड ETC, like societies and banks for providing loan facilities. Loan facilities is also available by government at
lower rates of interest. Okay. Now next question 47 what is भूदान and ग्रामदान. भूदान और ग्रामदान क्या है? Okay. When the landless people were contributed and offered by some zamindars of some land, this was known as भूदान. जब लैंडलेस पीपुल को कुछ जमींदारों के द्वारा ज़मीन को दिया गया या ऑफर किया गया, उसको हम लोग कहते हैं भूदान. एंड द ओनर ऑफ विलेज हु ऑफर द विलेज लैंड ऑफ 5 लैंडलेस पीपुल फॉर फार्मिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामदान. यानी कि ग्रामदान जो स्पष्ट कर देते हैं, जैसे कि जो विलेज के जो ऑनर जो थे वो ऑफर करते थे विलेज को, जो लैंड ऑफ 5 लैंडलेस पीपुल फॉर फार्मिंग, यानी कि 5 लैंडलेस पुरुषों को किसी लैंड को देते थे. एक लैंड अगर किसी के पास ज़्यादा था तो वो किसी जो लैंडलेस है उसको अपना ज़मीन देता था ताकि वे उस पर फार्मिंग कर सके. उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम, जो कि विलेज के अनुसार था, जो विलेज में थे, इसलिए इसको ग्रामदान लिखा गया, ग्रामदान कहा गया है. अब इसको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि द ओनर ऑफ विलेज, किसी गांव का ओनर जो कि हु ऑफर द विलेजर्स लैंड टू 5 लैंडलेस पीपुल फॉर फार्मिंग, वह एक ओनर जो विलेज का था वो सिर्फ अपना जो लैंड था वो 5 लोगों के लिए उसको ऑफर कर रहा था, वो हो गया हमारा ग्रामदान. और वहीं पे जो जमींदार जो होते थे, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे उनके पास खेत होते थे, वो ऑफर करते थे, जिसको हम लोग भूदान के नाम से जानते थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चंस के पहले जान लेते हैं जो ये रेवोल्यूशन चला, वो उस रेवोल्यूशन का हम नाम पड़ा, दिस रेवोल्यूशन वाज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाने गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीडीपी. 48 नंबर, व्हाट इज जीडीपी, इट्स डिक्लाइनिंग इफेक्ट्स. जीडीपी के डिक्लाइनिंग इफेक्ट्स क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, एंड इट डिक्लाइनिंग हैज मेड सो मैनी एक्सटर्नल इफेक्ट्स एज, इसके इफेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी. इम्प्लीकेशंस जो हैं, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है उलझन, यानी कि बहुत सारे इकोनॉमिक उलझन इससे द्वारा बहुत सी जीडीपी के डिक्लाइनिंग इफेक्ट्स जो थे, बहुत सारे उलझन इकोनॉमिक पे पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट मेड कॉन्सर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट्स किए, कौन कौन से उस पर अपने काम को किया, कौन कौन से फॉर्म्स लगाए. तो इसका आंसर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. गवर्नमेंट द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को स्थापित किया गया. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी सर्विस एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट को भी उन्होंने स्थापित किया. जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी लाया, इसमें वेटनरीज यानी कि पशुओं का इलाज एवं उसका देखभाल के लिए बहुत सारी चीज़ बनाया गया. एनिमल के ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाया गया और मेट्रोलॉजी को बनाया गया, मेट्रोलॉजी फील्ड्स का भी डेवलपमेंट किया गया और वेदर फोरकास्ट में भी डेवलपमेंट्स किए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द फार्मिंग कम्यूनिटी सोसाइटी इन सेवरल स्टेट्स कंट्री. बहुत सारे स्टेट्स में जो सोसाइट्स किए जा रहे हैं लगातार वो क्यों हो रहे हैं, और जो फार्मर्स जो हैं क्यों सोसाइट्स कर रहे हैं. आंसर जैसे कि आंसर जो है आपका बुक का ही है, और वो है रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इन इरिगेशन
पावर, रूरल रोड्स, market and mechanization, subsidy on fertilizers is decreased, leading to increase in the cost of production. These are the cause of unemployment for the farmers, and due to this, the farmer are committing suicide. इसका मतलब कि जो भी जो फार्मर्स जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे कर्ज हो जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में उन लोगों को इरिगेशंस में प्रॉब्लम हो रहे हैं, पावर्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनके रोड्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, मार्केट और मैकेनाइजेशन में भी हो जा रहे हैं सब, और उनके फर्टिलाइजर्स उनको लेने के लिए उनके लिए सब्सिडी नहीं दी जा रही है, जिसके वजह से बहुत सारे जो इरिगेशंस हैं, पावर, रूरल मार्केट, सब्सिडीज़, जिसके वजह से उनका जो प्रोडक्शंस करने में उनका बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट यूज हो रहा है, जिसके वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से फार्मर्स जो क्या कर रहे हैं, सुसाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एफसीआई? एफसीआई का हम लोग नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by public distribution system, PDS। PDS को हम लोग तो सुना ही होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो FCI जो क्या करता है, भोजन का देखभाल करता है, इसको रखने में और बेचने में, स्टॉक्स जो होते हैं उसको उपलब्ध कराता है, स्टॉक्स यानी कि रखता है, उसको बचाता है। एंड इट फिक्स्ड they support price the rice wheat to maintain their stock। ये क्या करता है, FCI जो होता है हमारे स्टॉक्स को भी मेंटेन करता है, ताकि हमें खाने की क्या हो, कोई भी घटी ना होने पाए, जिस और सारे चीज़ों का ख्याल FCI ही रखता है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाई FCI प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। और जो FCI जो है, जिसमें से गवर्नमेंट क्या करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करता है, जो कि फार्मर्स के द्वारा क्या किया जाता है, लिया जाता है और इसके स्टॉक्स में अवेलेबल कराया जाता है। इट हैज डिस्ट्रॉय द क्रॉपिंग पैटर्न। और FCI जो है क्रॉपिंग पैटर्न को भी एक क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये इसका FCI का एक बोले तो डिमेरिट, जो इसका डिमेरिट जो है FCI का, कि वो क्रॉपिंग पैटर्न को बर्बाद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉज ऑफ हाई MSP? हाई MSP का क्या कारण है? हाई MSP हैज डिस्ट्रॉय क्रॉपिंग पैटर्न। हाई MSP जो है क्रॉपिंग पैटर्न को बर्बाद कर रहा है। दिस ऑल्सो क्रिएटेड ए सीरियस इम्बैलेंस इन इंटर क्रॉप पार्टीज। और एक बहुत ही सीरियस इनबैलेंस कर रहा है इंटर क्रॉप पार्टीज में। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स क्या अट्रैक्ट करता है? एग्रीकल्चर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को क्या मतलब कैसे इंटरेक्ट करता है और क्या इंटरेक्ट करता है, कैसे उन लोगों को अट्रैक्ट करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वालों को? क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दो चीज़ जो है, जैसे कि इरिगेशन हो गया, हम लोग खेतों में अच्छे से पानी दे सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का उपलब्धता की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वाले जो होते हैं एग्रीकल्चर में, उनको एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, व्हाट हैज़ लेड द रिडक्शन इन सीरियल एंड पल्सेस? सीरियल और पल्सेस में रिडक्शन का क्या वजह है? द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट हैज़ लेड द रिडक्शन इन सीरियल एंड पल्सेस। यानी कि जो
फ्रूट का कल्टीवेशन जो है सीरियल और पल्सेस का रिडक्शन बन चुका है, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ही ज़्यादा तौर पे यह हॉर्टिकल्चर हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें सीरियल पल्सेस में रिडक्शन हो चुके हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉइल? सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉइल पे? इट हैज लेड टू वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड डिप्लेशन ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिशन इन सॉइल। इसका मतलब होता है जो कि वाटर में सैलिनिटी ला रहा है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहा है, डिप्लेशन ला रहा है सॉइल में, और बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स जो हैं बैड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं सॉइल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फार्मर हेल्प एफसीआई? फार्मर जो है कैसे एफसीआई को हेल्प करता है? फार्मर ग्रो ग्रेन्स देन द एफसीआई कुड इनेबल टू टेक फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर। यानी कि जो हम लोग पहले पढ़े थे एफसीआई के प्रॉपर्टीज़ में, एफसीआई जो है फार्मर से फूड लेकर के स्टॉक करता है, वही जो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर अब जाते हैं ग्रेन्स को और एफसीआई को देते हैं, वही जो है फार्मर्स का हेल्प है एफसीआई के लिए। नेक्स्ट है, वाई और व्हेन डिड चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड? चंपारण मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1917 इन 1917 सॉरी 1917 in Bihar, or we can also say 1917. Okay, it was started due to the farmer were forced to grow indigo on their land. और यह इसलिए हुआ था चंपारण में चूँकि उसी समय में इंडिगो उपजाने के लिए इंडियन फार्मर्स को फोर्स्ड किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बैड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया? इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के क्या बैड इम्पैक्ट्स हैं? फर्स्ट वन, इट हैज़ रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन ड्यू टू हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन की वजह से ग्रेन का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया है। इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स। यानी कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज करने की वजह से लैंड्स जो हैं डिग्रेड हो चुके हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ लेट द ड्राइंग एक्वाफायर्स जो होते हैं बहुत ही ड्राइंग होते जा रहा है। इट हैज़ लेट द वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत सारे इफेक्ट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडियंस एंड टू होम डज दे डिपेंड? मतलब कि जो पॉपुलेशन जो है, व्हाट आर पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडियंस का पॉपुलेशन क्या है और वो कैसे डिपेंड करता है? द इंडियन रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 600 million, which depend upon 250 million hectares of agricultural land and average less than half a hectare per person. यानी कि हाफ हेक्टर पर पर्सन पे ये डिपेंड करता है, जो कि रूरल पॉपुलेशन कितना है, 600 million. Now the next question is, how can farmer increase income and reduce environmental degradation simultaneously? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फार्मर अपना इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं और इन्वायरमेंट में कैसे डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, बाय डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप एंड by using less fertilizer. ओके, लेस फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हमारा सॉइल भी डिग्रेडेड नहीं होगा और हम हर एक तरीके से बचे रहेंगे। ये था हमारा सारे एग्रीकल्चर पैटर्न्स से पूरे के पूरे क्वेश्चंस, जो कि पूरे किताब से ही है। ओके, सो अगर आप लोगों को और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन से
हमारा हौसला बढ़ाइए। आगे ही देखते रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।